पढ़ेंगे? सीपीआर फुल फॉर्म क्या होगा? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसको दूसरे नाम बोलेंगे बेसल लाइफ सपोर्ट। बेसल के बेसिक, हाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं ना। देखो सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता कि जब तक, सुनो, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जब तक एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम पेशेंट का ब्रेन को जिंदा रख सके, पेशेंट का वाइटल ऑर्गन तक जबरदस्ती ब्लड को पहुंचाते रहे ताकि उसका वाइटल ऑर्गन डैमेज होने से बच जाए। मेरा बात समझ रहे हो? नॉर्मली सीपीआर जो देते अलग अलग स्टेप में देते, वो स्टेप को तुमको तरीका से याद रखना पड़ेगा। तरीका समझ रहे हो ना? तो सीपीआर का मेन उद्देश्य जो होता है, पहले भी पढ़ चुके कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर में ब्लड सप्लाई सही से हो सके तब तक जब तक डिफिब्रिलेटर ना आ सके। डिफिब्रिलेटर समझते हो? देखो नॉर्मली सीपीआर कब देना स्टार्ट करते हैं? जब हार्ट बीट खत्म हो जाए, जब हार्ट धड़कना बंद हो जाए, जब पल्स एब्सेंट हो जाए, उसी कंडीशन में ना हम नॉर्मली सीपीआर करते हैं ना। चाहे पेशेंट का पल्स हॉस्पिटल के बाहर में भी एब्सेंट हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर में भी एब्सेंट हो सकता है। तो नॉर्मली हम जब तक क्या करते, कंप्रेस कर करके पेशेंट का ब्रेन में परफ्यूजन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब डिफिब्रिलेटर आ जाता, डिफिब्रिलेटर क्या होता, एक पैड नुमा स्ट्रक्चर होता, तुम फिल्म में देखे होगे, चेस्ट में उसको रखा जाता, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता, चेस्ट में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता, समझ रहे हो ना? चेस्ट में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। इसका मेन उद्देश्य क्या होता कि बाहर से जो इलेक्ट्रिक शॉक जो मिलेगा ना, वो इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ जाएगा? हार्ट में, हार्ट का टिश्यू में जाएगा, हार्ट का मायोकार्डियम में इलेक्ट्रिक शॉक जाएगा, ताकि जो हार्ट धड़कना बंद कर चुका है फिर से रीजनरेट हो सके। बात समझ रहे हो ना? तो बाहर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है डिफिब्रिलेटर के थ्रू, समझ रहे हो ना? दो प्रकार का शॉक देता। कम अमाउंट का शॉक जब दिया जाता तो उसको बोलते कार्डियोवर्जन। क्या बोलेंगे? कार्डियोवर्जन। चेस्ट में कम अमाउंट का जब करंट दिया जाएगा, जब ज्यादा अमाउंट का करंट दिया जाता तो उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। क्या बोलते हैं? डिफिब्रिलेटर। समझ रहे हो ना? एक को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, एक को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रखेंगे, करंट सप्लाई करेंगे। करंट सप्लाई करने के बाद अगर हार्ट रीजनरेट हो गया, मतलब हार्ट का हार्ट बीट रीजनरेट हो गया, तो इंसान तो बच गया, इंसान बच गया ना, इंसान बच गया। फिर से जैसे हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट का पल्स क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ। या सीपीआर का दूसरा फायदा क्या होता, किसी का ब्लड में, देखो जानबे करते हो ना, ब्लड वेसल्स के अंदर में थ्रोम्बस बन जाता कभी कभी, तो ब्लड का सप्लाई को आगे ऑब्स्ट्रक्ट करके रख देता, आगे ब्लड का सप्लाई को बाधित करके रख देता। सुने हो ना? जैसे कोई क्लाउड या कोई थ्रोम्बस जाके यही कैरोटिड आर्टरी में फंस गया या कहीं जाकर फंस गया, तो वो आगे ब्लड सप्लाई को रोक देगा ना, आगे ब्लड सप्लाई को रोक देगा। जब आगे ब्लड सप्लाई को रोक देगा तो पल्स आना एब्सेंट हो जाएगा, पेशेंट तो बेहोशी की अवस्था में चले जाएगा ना। उस कंडीशन में सीपीआर कितना फायदेमंद होता, अगर तुम उस दौरान तुम कंप्रेशन देना स्टार्ट किया, वो कंप्रेशन की वजह से ब्लड का फ्लो स्पीड से जाएगा, ब्लड का फ्लो प्रेशर के साथ जाएगा। अगर वो प्रेशर की वजह से वो क्लोट जो कैरोटिड आर्टरी में फंस गया है या कोरोनरी आर्टरी में फंस गया है, अगर वो क्लोट आगे बढ़ गया तो रास्ता को साफ कर दिया ना, रास्ता को क्या कर दिया? रास्ता को साफ कर दिया। रास्ता को साफ कर दिया तो आगे ब्लड सप्लाई आसानी से हो पाएगा और इंसान क्या हो जाएगा? बच जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो ना? तो कंप्रेशन जो सीपीआर में जो कंप्रेशन हम देते हैं वो अगर सही टाइम पर दिया चले जाए तो इंसान का आसानी से बहुत बार जान भी बच सकता है। जैसे उदाहरण बताए, क्लॉट फंस गया था,
तुरंत कंप्रेशन देगा, क्लाउड अगर निकल गया तो इंसान बच जाएगा, लाइफ टाइम नॉर्मल लाइफ जिएगा। समझ रहे हो नहीं? जैसे हम तुमको बता रहे, घटना बता रहे, पेशेंट को अरेस्ट हो गया, मतलब पेशेंट का एकाएक अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया तो पल्स एब्सेंट हो गया। पल्स इसलिए एब्सेंट हो गया होगा, थ्रोम्बस जाकर फंस गया होगा, कोरोनरी आर्टरी में फंस गया होगा, या तो कैरोटिड आर्टरी में फंस गया होगा, फंस गया। जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ तो मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो ना? तो उस दौरान पेशेंट को जो था, मेरा सर था, वो कॉल करके बोलता था अपना फैमिली मेंबर को कि पेशेंट को सीपीआर दीजिए, मतलब जो सर का पिताजी था उसको सीपीआर दीजिए, उसका चेस्ट में कंप्रेशन कीजिए। कंप्रेशन करेगा तो अगर क्लॉट बाहर हट गया, कंप्रेशन से क्लॉट बाहर हट गया तो बच जाएगा। लेकिन वो बार बार गाइड कर रहा है, चेस्ट में कंप्रेशन कीजिए, कंप्रेशन कीजिए। लोग, उसका बेटा जो था कंप्रेशन देना नहीं चाहता था, उसका फैमिली मेंबर उसका चेस्ट में कंप्रेशन देना नहीं चाहता था। उसको माया लग रहा था कि पिताजी है या फादर है या फैमिली, ये सीनियर इंसान है, हम कैसे उसका चेस्ट में करेंगे। नहीं किया। जब नहीं किया तो तुरंत आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस को बिठाया गया। अब एम्बुलेंस जो जाएगा रास्ता में, तो हॉस्पिटल जाने में तो आधा घंटा लगेगा ना, 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा ना, तब तक तो पेशेंट फिक्स है मर जाता। लेकिन कुदरत का करिश्मा क्या देखो, गांव घर में रोड देखे होंगे तुम कि उभर खावर रोड होता है, कहीं कहीं बहुत सारा उभार होता है रोड में, खासकर घरेलू इलाका में। तो एम्बुलेंस जो स्पीड में जा रहा था तो उभर खावर में लगेगा तो पेशेंट अप डाउन करेगा ना, अप डाउन करेगा ना, अप डाउन जो करेगा तो प्रेशर लगा इसमें, अप डाउन किया, अरे पेशेंट था अनकॉन्शियस स्टेट में था, स्लो में तो गाड़ी लेकर नहीं जाएगा, स्पीड में गया ना, स्पीड में जो गया जर्किंग के वजह से अप डाउन जो इतना हुआ ना, कंप्रेशन पड़ गया तो उसका क्लॉट बाहर हो गया, क्लॉट बाहर तुरंत हाउस में आ गया। लेकिन अगर वो 3-4 मिनट क्लॉट और फंसा ना तो बच पाता वो। कुदरत का करिश्मा सोचो कि उसका रोड का बनावट देखो, उभर खावर रोड था, कंप्रेशन तो दिया नहीं, उभर खावर रोड होने की वजह से उसका चेस्ट में धक्का लगा तो जो क्लॉट फंसा हुआ तो आगे निकल गया तो ब्लड सप्लाई होने लग गया तो इंसान कॉन्शियस होकर हाउस में आ गया। बात समझ रहे हो? लेकिन करिश्मा हर एक बार काम तो नहीं ना आता, करिश्मा हर एक बार काम नहीं आएगा, इसलिए हमको सीपीआर का टेक्निक्स यूज करके रखना पड़ेगा कि हम दे, अगर बचने का रहेगा अगर तो वो क्लॉट बाहर होके बच जाएगा, पेशेंट बच सकता है या नहीं। सुनो, तो सीपीआर में जो हम प्रायोरिटी चेक करते हैं ना, प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी मतलब किसको पहले प्रिपेयर करेंगे। ऐसे कोई भी इंसान बेहोश हो गया, आंख बंद करके किसी को सीपीआर नहीं देंगे, उसमें प्रायोरिटीज चेक करेंगे। हम चेक करेंगे उसमें सबसे पहले हम प्रायोरिटी, सबसे पहले चेक रिस्पांस, पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। सुन रहे हो? सीक्वेंस बहुत अच्छा तरीका से याद रखना, हम बहुत परफेक्ट मैनर में सीक्वेंस अप्लाई करेंगे ताकि तुमको 1% कंफ्यूजन कोई ना रहे। सबसे पहले प्रायोरिटी में चेक रिस्पांस, पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। किए 2 हो सकता, कॉन्शियस हो सकता, अनकॉन्शियस हो सकता। रिस्पांस चेक करने के बाद दूसरा नंबर में हम पेशेंट का पल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पेशेंट को पल्स चेक करेंगे। रिस्पांस भी नहीं आया, पल्स भी नहीं आया, तब जाके रियल में कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तब तीसरा नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, C A B C D और E, ये नंबरिंग बताए। तीसरा नंबर से तब हम CAB फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले चेक रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, रिस्पांस नहीं आया सुनो, सबसे पहले रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस आ गया तो कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट जिंदा है, कॉन्शियस क्या है। रिस्पांस नहीं आया तो पल्स चेक करेंगे। पल्स अगर प्रेजेंट आ गया कोई दिक्कत नहीं,
पल्स एब्सेंट हो गया तब आगे जाएंगे। कंप्रेशन, फिर एयरवे, फिर सबसे पहले पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस चेक करने के बाद पल्स चेक करेंगे। पल्स भी प्रेजेंट नहीं आएगा तब हम CAB फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? सबसे पहले कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे ओपन करेंगे, फिर ब्रीदिंग करेंगे। समझ रहे हो नहीं? अब यहां सब क्वेश्चन बनता है, कंप्रेशन कौन सा साइड पर करेंगे, कितना डेप्थ तक करेंगे, कितना स्पीड में करेंगे, 1% रहेगा तो कितना बार कंप्रेशन करेंगे, अगर 2% रहेगा मतलब मदद करने वाला 2% पेशेंट को, रेस्क्यूअर जिसको बोलते हैं, एक रेस्क्यूअर रहेगा तो कितना बार कंप्रेशन करेंगे, 2 रेस्क्यूअर रहेगा तो कितना कंप्रेशन करेंगे, ये सब कंप्रेशन में पढ़ेंगे। फिर एयरवे में एयरवे को ओपन कैसे करेंगे? अरे मुंह में से जो हम एयर डालेंगे सबसे पहले मुंह को ओपन करना पड़ेगा ना, ट्रेकिया को ओपन करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? फिर ब्रीदिंग मतलब उसका मुंह में सांस देंगे, कैसे देंगे, सबको टेबल बना के समझेंगे। समझ रहे हो बात को? पेशेंट है CPR कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको दूसरे नाम में बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। प्रायोरिटी सबसे पहले हम पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर कंप्रेशन चेक करेंगे, कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे मेंटेन करेंगे, तो फिर उसका मुंह में ब्रीदिंग देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हम करेंगे। तुमको क्वेश्चन पूछेगा, एक पेशेंट है जो रोड साइड में अनकॉन्शियस अवस्था में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट का अनकॉन्शियस अवस्था में लेटा हुआ है, या कोई पेशेंट है कहीं पर यस सर, सुनो, पेशेंट कहीं पर पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस अवस्था में पेशेंट है, जैसे भी है पेशेंट पड़ा हुआ है, तुमको CPR देना है वो पेशेंट को। सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे? रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस चेक करेंगे, रिस्पांस अगर आ गया तो कोई CPR देने का जरूरत, रिस्पांस नहीं आया पल्स चेक करेंगे। एडल्ट में कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, चिल्ड्रन में फीमोरल पल्स चेक करेंगे, इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। पल्स भी नहीं आया, पल्स भी नहीं आया, तब रियल में CPR का टेक्निक यूज करेंगे, जिसको कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग कहते हैं। समझ रहे हो ना? ये रियल में CPR का प्रोसेस हुआ, कंप्रेशन, एयरवे को ओपनिंग करना और मुंह से ब्रीदिंग देना। इतना बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? चेक रिस्पांस पढ़ेंगे ना। देखो 1 नंबर में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? चेक रिस्पांस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? काउच मेथड यूज करेंगे। रिस्पांस ऐसे चेक नहीं ना करेंगे, तरीके से चेक करेंगे ना। देखो COWS, सी से बोलेंगे पेशेंट कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, पेशेंट को बोलेंगे क्या तुम हमको सुन पा रहे हो। जब वो जवाब नहीं देगा तो फिर बोलेंगे ओपन योर आई, ओपन योर आई, पेशेंट तुम अपना आंख खोलो। जो भी पेशेंट ना बोलेंगे तुम अपना आंख खोलो, फिर आंख ना खोला, फिर बोलेंगे, तीसरा तरीका अपनाएंगे, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम हुआ। समझ रहे हो ना? फिर ना बोलेगा तो बोलेंगे मेरा हाथ पकड़ो, स्क्वीज माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो।
ये 4 तरीका से हम पेशेंट का कॉन्शियसनेस चेक करने का कोशिश करेंगे, पेशेंट का रिस्पांस चेक करने की कोशिश करेंगे। कैन यू हियर मी? क्या तुम हमको सुन पा रहे हो? ओपन योर आई, अपना आंख खोलो। व्हाट इज योर नाम? तुम्हारा नाम क्या हुआ? स्क्यूज माई हैंड, मेरा हाथ को पकड़ो। चारों तरीका से पेशेंट बता देगा कि पेशेंट कॉन्शियस है या पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो ना? ये चारों यहां तक आ रहा है, देखो जरा, यहाँ इसको लिखो पहले, इसको लिखा। देखो, ये जो रिस्पांस चेक करेंगे काउच मेथड करके, दो कंडीशन होगा, राइट होगा, या तो रिस्पांस प्रेजेंट होगा या तो रिस्पांस एब्सेंट होगा। रिस्पांस अगर प्रेजेंट आ गया तो पेशेंट को सीपीआर देने का जरूरत नहीं है। अगर रिस्पांस एब्सेंट आ गया तो क्या सीपीआर स्टार्ट कर देंगे? तब चेक क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे। पल्स प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट हो गया तो सीपीआर नहीं देंगे, अगर एब्सेंट हो गया तो सीपीआर देंगे। आगे देखेंगे इसको। समझा? मार उड़ देंगे फालतू में। इधर दोनों चेक रिस्पांस जो करेंगे हम, या काउच मेथड के थ्रू जो हम रिस्पांस चेक करेंगे, दो कंडीशन हो सकता है, या तो पेशेंट रिस्पांस देगा या तो पेशेंट रिस्पांस नहीं देगा। देखेंगे दो कंडीशन, एक को मिलेंगे रिस्पांस प्रेजेंट, रिस्पांस प्रेजेंट, दूसरा में रिस्पांस एब्सेंट। रिस्पांस जब प्रेजेंट होगा, पेशेंट अगर जग जाएगा, क्या देंगे? सीपीआर। नो नीड ऑफ सीपीआर। रिस्पांस एब्सेंट, क्या हम रिस्पांस एब्सेंट होने पर सीपीआर स्टार्ट कर देंगे? पहले पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे। यहां के बाद दो कंडीशन स्टार्ट होगा, या तो पल्स एब्सेंट होगा या तो पल्स एब्सेंट। दो कंडीशन तो हो सकता है, या तो कोई थ्रोम्बस आर्टरी में आकर रुक गया हो, या तो हार्ट एकाएक रुक गया हो। दो कंडीशन में पल्स एब्सेंट हो सकता है, समझ रहे हो ना? अगर कोई थ्रोम्बस आके आर्टरी में रुक गया हो तो हम कंप्रेशन दे के थ्रोम्बस अगर हट गया, पेशेंट बच जाएगा। या अगर हार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे, तब कंप्रेशन दे दे के हम ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई करते रहेंगे, तब तक जब तक डिफिब्रिलेटर लाके हम हार्ट को फिर से अपन नॉर्मल रिदम में ना ला दे। नहीं समझा मेरा बात? नहीं समझा? ए भाई रे, पल्स एब्सेंट होगा पेशेंट में, तभी हम सीपीआर देंगे। पल्स एब्सेंट होने का रीजन दो हो सकता है, या तो थ्रोम्बस कोई आर्टरी में जाकर फंस गया हो जिस वजह से हमको पल्स फील नहीं हो रहा, या तो हार्ट काम करना ही बंद कर दे। ठीक, काम करना ही बंद कर दे। जब कहीं थ्रोम्बस फंस गया है, उस दौरान हार्ट काम कर रहा है लेकिन पल्स नहीं आ रहा, तो उस दौरान अगर हम कंप्रेशन देंगे तो थ्रोम्बस अगर हट गया तो पेशेंट तो बच गया। अगर हार्ट ही काम करना बंद कर दिया है तो उस दौरान कंप्रेशन हम दे रहे, इसका क्या बेनिफिट? ब्रेन तक ब्लड जा रहा है, ब्रेन तक ब्लड जा रहा है। तब तक हम उस करेंगे, तब तक हम डिफिब्रिलेटर लाके करंट ना डाले, क्योंकि डिफिब्रिलेटर डालने का फायदा और नुकसान। फायदा कि हार्ट अपना नॉर्मल रिदम में फिर से आ सकता है और इंसान बच सकता है। नुकसान, हार्ट परमानेंटली स्टॉप हो सकता है, हार्ट परमानेंटली बंद हो सकता है। समझ रहे हो ना? अगर डिफिब्रिलेटर हम नहीं डाले, फिक्स है 100% पेशेंट मरेगा, पेशेंट का डेथ होगा। लेकिन अगर हम डिफिब्रिलेटर डाले
हार्ट का रिदमिसिटी फिर से आने का चांस तो है ना रे। अगर आ गया तो पेशेंट बच जाएगा ना, बच जाएगा ना। तो चांस डिफिब्रिलेटर डालने पर उम्मीद तो बनता है ना, हार्ट का रिदम, हार्ट का हार्ट बीट फिर से रिस्टोर होने का बनता है ना। अरे फिल्म में नहीं देखे हो रे, हीरो को डिफिब्रिलेटर डालता है, करंट का झटका लगता है तो तुरंत जोर से रिस्पॉन्स देता है। डिफिब्रिलेटर जब चैप्टर अभी तो तुम पढ़े नहीं हो, अगर तुम कभी तुमको डालना पड़ा पेशेंट में डिफिब्रिलेटर या कार्डियोवर्जन तुमको देना पड़ा किसी पेशेंट में, तो तुम क्या इंश्योर करोगे? अगर तुमको ही देना पड़ गया तो डिफिब्रिलेटर में करंट होता है भाई, 250 से 300 जूल तक का करंट होता है डिफिब्रिलेटर में। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि पेशेंट का बेड साइड से हट के रहेंगे, बेड से, पेशेंट का बेड से हम अपने आप को कांटेक्ट नहीं करेंगे, ना ही पेशेंट का बॉडी से अपने आप को कांटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका बॉडी में करंट सप्लाई कर रहे हैं। अब बेड जो लगा होता है लोहा का लगा होता है, कंडक्टर होता है, स्विच अलग होता है। पेशेंट का चेस्ट में हम डिफिब्रिलेटर को अप्लाई किए और पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट हमसे टच है तो वो करंट मेरा बॉडी में भी आ जाएगा ना, हम तो जिंदे जी उलट जाएंगे ना। या पेशेंट का बेड से हम टच है, लोहा में से करंट ट्रांसमिट होता है ना, वो करंट हमको लग जाएगा ना। मेरा तो हार्ट बीट सही है ना, बेकार खराब हो जाएगा ना। तो ये सावधानी बरतना है कि जब भी पेशेंट को डिफिब्रिलेटर देंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, पेशेंट का बॉडी कांटेक्ट में, पेशेंट का बॉडी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और उसका बेड से भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार करना है कि ना उसका बॉडी कांटेक्ट हो, ना ही उसका बेड कांटेक्ट हो, नहीं तो डिफिब्रिलेटर देने वाला को झटका लग सकता है। बात समझ रहे हो ना? अब देखो रिस्पांस एब्सेंट होगा तो पल्स चेक करेंगे। पल्स यहां दो कंडीशन, पल्स प्रेजेंट हो सकता है, पल्स एब्सेंट हो सकता है। पल्स प्रेजेंट होगा तो नो नीड ऑफ सीपीआर, नो नीड ऑफ सीपीआर। अगर पल्स एब्सेंट हुआ स्टार्ट सीपीआर, स्टार्ट सीपीआर मतलब स्टार्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। बात समझ रहे हो ना? प्रायोरिटी में सबसे पहले रिस्पांस चेक कर लिया, दूसरी में पल्स चेक कर लिए, रिस्पांस चेक कर लिया ना। पहला में रिस्पांस या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा। अब फिर हमको अब पल्स जो चेक करेंगे कैसे करेंगे? दूसरा मेथड यूज करेंगे। अरे कौन कौन सा आर्टरी से कौन किस में पल्स चेक करेंगे उसको देखना पड़ेगा ना भाई। देखो अभी हम जो प्रायोरिटी में ना, अभी सबसे पहले किसको देखे थे? रिस्पांस। रिस्पांस को अभी हम पढ़े। रिस्पांस के बाद क्या पढ़ेंगे? चेक पल्स। पल्स को चेक करेंगे तो उसके बाद ना कंप्रेशन, एयरवे, कंप्रेशन, फिर एयरवे, फिर कंप्रेशन, एयरवे। तो रिस्पांस तो चेक कर लिए, अब पल्स भी चेक किए। लेकिन अब हम पल्स चेक को थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि एडल्ट में कौन सा पल्स चेक करेंगे, चिल्ड्रन में कौन सा पल्स चेक करेंगे, इन्फेंट में कौन सा पल्स चेक करेंगे। अभी इसको पढ़ चुका है ना, अब किसको चेक करेंगे? चेक पल्स। समझ रहे हो? अब देखो देखो दूसरा मेथड कौन? चेक पल्स। तीन प्रकार का पेशेंट हो सकता है, या तो एडल्ट, या तो चिल्ड्रन, या तो इन्फेंट। देखो मेरा सीक्वेंस फॉलो करना, तुमको बहुत आसानी से तुम समझ लोगे, बहुत आसानी से तुम याद रख लोगे सीक्वेंस से। सीपीआर स्टार्ट करने से पहले 4 तरीका अपनाएंगे, रिस्पांस चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, तब जाकर कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। रिस्पांस कैसे चेक करते हैं देख लिए। पल्स को कैसे चेक करेंगे? देखो चेक पल्स, या तो पेशेंट एडल्ट हो सकता है, या तो चिल्ड्रन हो सकता है, या तो इन्फेंट हो सकता है या नहीं। चेक पल्स, जब भी पल्स चेक करेंगे लेस देन 10 सेकेंड। पेशेंट में पल्स कितना सेकेंड तक चेक करेंगे?
10 सेकेंड तक ही चेक करेंगे, कोशिश करेंगे 10 सेकेंड तक के अंदर हम पता लगा सके कि पेशेंट में पल्स प्रेजेंट है या नहीं है। समझ रहे हो? गाइडलाइन कहता 10 सेकंड से ज्यादा देर तक पल्स चेक नहीं करना चाहिए। तुम बोलो क्यों? मान लो पल्स अब्सेंट है, जो हल्का अमाउंट हल्का फुल्का ब्लड जा रहा है, तुम जो 1 मिनट तक दबा के रख रहे हो, तो तुम तो जो हल्का जा रहा है ब्लड उसको भी तो रोक दोगे ना। इसलिए कितना सेकंड के अंदर चेक करना है? 10 सेकंड तक। बात समझ रहे हो? देखो एडल्ट किसको मानेंगे? इन्फेंट किसको बोलते बताओ? इन्फेंट बोलते लेस देन 1 ईयर वाला बच्चा को क्या बोलेंगे? इन्फेंट। चिल्ड्रन किसको बोलेंगे? लेस देन 8 ईयर का बच्चा को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन बोलेंगे। सीपीआर का केस में बता रहे हो तुमको। सीपीआर का केस में एडल्ट किसको बोलेंगे? मोर देन 8 ईयर, 8 ईयर, मोर देन 8 ईयर अगर है सीपीआर केस में उसको क्या मानेंगे हम? एडल्ट मानेंगे। बात समझ रहे हो? एडल्ट अगर है तो 8 साल से ज्यादा, चिल्ड्रन अगर है तो लेस देन 8 साल, इन्फेंट है तो लेस देन 1 साल, सीपीआर में मानेंगे। बात समझ रहे हो रे? यहाँ तक तो सही है ना? चिल्ड्रन एक 8 साल से छोटा को कहते हैं, एडल्ट नॉर्मली 18 साल से ज्यादा कहते हैं ना। लेकिन सीपीआर के केस में एडल्ट किसको कहेंगे? 8 साल से ज्यादा वाला इंसान को। समझ रहे हो साहिल? अब सुनो, तो इसमें एडल्ट में कौन सा पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। कौन सा पल्स? कैरोटिड पल्स किधर होता है? ट्रेकिया के बगल में, नेक रीजन में होगा ना। देखो कौन सा पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। चिल्ड्रन में कौन सा पल्स चेक करेंगे? फीमोरल पल्स। कौन सा पल्स? फीमोरल पल्स। जबकि इन्फेंट में कौन सा पल्स चेक करेंगे? तो ब्रेकियल पल्स। कौन सा पल्स? ब्रेकियल पल्स। बात समझ रहे हो? चेक पल्स में लेस 10 सेकंड से कम टाइम में हमको पल्स को चेक करना। एडल्ट 8 साल से ज्यादा को एडल्ट मानते हैं सीपीआर के केस में। उसमें कौन सा पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड। चिल्ड्रन में 8 साल से कम बच्चा होता, क्या चेक करेंगे सीपीआर देने से पहले पल्स के लिए? फीमोरल आर्टरी। इन्फेंट में कौन सा? ब्रेकियल पल्स। समझ रहे हो? अभी देखो तो रिस्पॉन्स चेक कर लिए, पल्स भी चेक कर लिए। पल्स अगर एब्सेंट तो पल्स एब्सेंट रहेगा तो सीपीआर देंगे, पल्स एब्सेंट नहीं रहा तो सीपीआर नहीं देंगे। यहाँ चेक पल्स के बाद ऊपर में भी लिख चुका है, दो कंडीशन होगा, पल्स प्रेजेंट, पल्स एब्सेंट। पल्स प्रेजेंट होगा तो नो नीड सीपीआर, नो नीड सीपीआर। पल्स एब्सेंट रहेगा तो गिव सीपीआर। कौन सा मेथड के थ्रू? CAB, कंप्रेशन एयरवे और ब्रीदिंग मेथड के थ्रू। क्या इतना बात समझ रहे हो? इसको उतारो, जल्दी उतारो इसको। मेरा ये वीडियो किसको चेक करेंगे? अब कंप्रेशन देंगे ना। 3 इंसान में देंगे, या तो अडल्ट में देंगे, या तो चाइल्ड में देंगे, या तो इन्फेंट में देंगे। कंप्रेशन देखो, या तो अडल्ट में देंगे, या तो चाइल्ड में देंगे, या तो इन्फेंट में देंगे। देंगे कि नहीं? देखो कंप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे कंप्रेशन रेट। कंप्रेशन रेट मतलब किस स्पीड से हम कंप्रेशन देंगे। इस स्पीड से कंप्रेशन करेंगे कि 1 मिनट में कितना बार कंप्रेशन करें? 100 बार। कितना बार? हमको इस स्पीड से कंप्रेशन करना है कि 1 मिनट में हम 100 बार कंप्रेशन को कर सके। बात समझ रहे हो? तो 100 कंप्रेशन पर मिनट, इसमें भी 100 कंप्रेशन पर मिनट, इसमें भी 100 कंप्रेशन पर मिनट।
क्या यहां तक बात समझ में आया? कंप्रेशन रेट कितना स्पीड से कंप्रेशन को करेंगे। फिर सुनो, कंप्रेशन साइट, देख इधर इधर सुन, उससे पहले सुन, कंप्रेशन साइट पढ़ने सुन। परे में स्टर्नम बोन होता है ना, स्टर्नम बोन का 3 पार्ट होता ना। एक स्टर्नम बोन हो गया जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, इसको बोलेंगे मेनुब्रियम, इसको बॉडी, और इसको जिफॉइड। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कंप्रेशन साइट सीपीआर में कहां से होगा, स्टर्नम या लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम? क्वेश्चन होगा अपर स्टर्नम, मिडिल स्टर्नम या लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। तो स्टर्नम को 3 भाग में बांटेंगे, तो तीसरा भाग जो नीचे साइड जो होगा, इसी साइड पर हम क्या देंगे, कंप्रेशन देंगे। क्या देंगे, कंप्रेशन। बात समझ रहे हो ना? तो ये कौन सा बोन का स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेस्ट बोन का, चेस्ट बोन का, जिसमें सब नीचे वाला पार्ट में हम क्या देना स्टार्ट करेंगे, सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे, मतलब कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। देखो कंप्रेशन साइट एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, हमारा खराब हो गया था ना, ठीक हुआ। देखो कंप्रेशन साइट स्टर्नम का कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट, या देखो, या दूसरा तरीका, मेमोरी ग्लैंड का सेंटर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, निप्पल। एक निप्पल इधर, एक निप्पल इधर, तो बिटवीन निप्पल लाइन, एक ये निप्पल 1 रहे, राइट साइड मेमोरी ग्लैंड का या लेफ्ट साइड मेमोरी ग्लैंड का, दोनों के बीच में हम क्या ड्रॉ किए, लाइन ड्रॉ किए, तो निप्पल लाइन बनाना। तो कहां पर, अगर हम लोअर 1/3 पर अप्लाई ना कर पाए तो कहां पर अप्लाई करें, इन बिटवीन निप्पल लाइन, निप्पल लाइन है ना के बीच में क्या स्टार्ट करें, कंप्रेशन। लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम और इन बिटवीन कौन सा लाइन, निप्पल लाइन। इसमें भी चाइल्ड में भी लोअर 1/3 ऑफ इन्फेंट में भी बिटवीन निप्पल लाइन। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, सीपीआर जो स्टार्ट करेंगे ना, कंप्रेशन जो देंगे ना, लोअर 1/3 स्टर्नम में देंगे, सबसे नीचा वाला पार्ट स्टर्नम में देंगे, या तो नीचा वाला पार्ट में देंगे, या तो 2 मेमोरी ग्लैंड का बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन के बीच में देंगे, किसको, कंप्रेशन को। तो कंप्रेशन रेट, कंप्रेशन साइट, यहां तक दिखाता है, यहां तक देखो, हाँ। अब देखो कंप्रेशन डेप्थ, कंप्रेशन डेप्थ, कंप्रेशन डेप्थ एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में, मतलब कितना गहरा तक हम कंप्रेशन को देंगे। एडल्ट में कितना इंच तक देंगे, 2 इंच देंगे, ठीक। चिल्ड्रन में भी कितना इंच देंगे, 2 इंच देंगे, जबकि इन्फेंट में हम कंप्रेशन कितना देंगे, 1.5 इंच देंगे। कितना देंगे, 1.5 इंच देंगे इन्फेंट में कंप्रेशन, मतलब उतना गहराई तक हम कंप्रेशन देंगे। 2 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है ना, यहां भी कितना सेंटीमीटर, कंप्रेशन डेप्थ। कंप्रेशन रेट 100 मिनट पर 100 कंप्रेशन पर मिनट, 1 मिनट में
देना है, तो 1 मिनट में 100 बार कंप्रेशन देना है। इस स्पीड से हमको कंप्रेशन रेट डिसाइड करना। कंप्रेशन साइड स्टर्नम के नीचे वाला पार्ट में, कंप्रेशन डेप्थ 2 इंच, 2 इंच तक अंदर डालेंगे। इन्होंने कि 4 इंच 5 इंच तक छोड़ देंगे रिब्स, ऐसा नहीं। बात समझ रहे हो? कंप्रेशन डालने के दौरान हमको एक बात का ध्यान रखना है कि कंप्रेशन जितना भी डालेंगे तो हमको इस बात का एहसास हो कि हम ज्यादा ना डाल दे, रिब्स को फ्रैक्चर ना कर दे। कोई चीज अगर टूटने वाला रहता है तो हमको पता चल जाता है, पाल्पेट करके वो टूट जाएगा। जैसे कोई स्केल हो गया, कोई कांच हो गया, या कोई प्लास्टिक हो गया, जब टूटने वाला रहता है तो तुमको एहसास हो जाएगा अब टूट जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो जब तुमको एहसास होने लगेगा कि टूटने वाला है, उससे कम ही कंप्रेशन तुमको देना है, उससे कम ही डेप्थ देना है, ताकि क्या हो सके, सीपीआर में रिब्स फ्रैक्चर ना हो। समझ रहे हो? इसको उतारो। याद करने वाला बात है ना, नहीं करेगा तो क्या ही करेंगे। फिर चिल्ड्रन, फिर इन्फेंट होगा ना? हाँ, क्या देख रहे थे? कंप्रेशन देख रहे थे। सुनो, अब कंप्रेशन जो हम देंगे ना, 2 कंडीशन में देंगे। सीपीआर करने वाला इंसान एक भी अकेला भी हो सकता, दूसरा भी, 2 भी हो सकता। बात समझ रहे हो ना? अगर एडल्ट है तो क्या करेंगे, अभी देखो सुनो। कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग रेशियो, इसका अर्थ हुआ कितना बार कंप्रेशन देंगे और कितना बार मुंह से सांस देंगे, ब्रीदिंग देंगे। सुन रहे हो ना? अगर एडल्ट है 30:2, समझ रहे हो ना? कब 30 बार कंप्रेशन देंगे, 2 बार मुंह से ब्रीदिंग देंगे। जब रेस्क्यूअर कट हो, रेस्क्यूअर मतलब सीपीआर देने वाला कट हो, एक स्क्वायर कट हो, सिंगल, 30 बार कंप्रेशन करेंगे, फिर 2 बार उसको ब्रीदिंग देंगे। एडल्ट का बात बता रहे। फिर देखो 30:2, जब डबल रेस्क्यूअर भी हो फिर भी एडल्ट में क्या करेंगे, सेम रहेगा। रेस्क्यूअर कट हो, डबल, कितना रेशो देंगे? सिंगल रेस्क्यूअर भी रहेगा तो 30 बार कंप्रेशन करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे। डबल भी रहेगा, 30 बार कंप्रेशन करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग करेंगे। इतना बात समझ रहे हो? लेकिन चिल्ड्रन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। चिल्ड्रन में इसका देखो, चिल्ड्रन में भी कंप्रेशन और ब्रीदिंग रेशियो 30:2 होगा, 30:2 होगा। कब? जब सिंगल रेस्क्यूअर हो, अकेला इंसान देने वाला हो कंप्रेशन। जबकि अगर डबल रेस्क्यूअर हो 15:2, कब? जब डबल रेस्क्यूअर हो, जब 2 इंसान कंप्रेशन देने वाला हो तो उस दौरान 15 बार कंप्रेशन देंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे। नहीं समझा? जब 2 इंसान है तो 15 बार कंप्रेशन देंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे, फिर 15 बार कंप्रेशन देंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे। तो ये तुरंत थकेगा भाई। 2 इंसान है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना, दूसरा इंसान कुछ देर के बाद हम दूसरा इंसान को भी लगा सकते हैं। नहीं समझा मेरा बात भाई? चिल्ड्रन है, उसमें अगर एक के इंसान सीपीआर देने वाला है, अवेलेबल और इंसान नहीं है, 30 बार कंप्रेशन करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग देंगे। अगर इंसान 2 ठो है तो उतना रिस्क काहे लेना? लगातार 30 बार तक कंप्रेशन काहे देना? थक जाएगा ना इंसान। तो धीरे धीरे तरीका अपनाएगा ना, तो 15 बार कंप्रेशन करेंगे, 2 बार फूंक देगा। जब डबल इंसान है तो बात समझ रहे हो ना?
ताकि कम थके। अब सुनो, इसमें भी सेम, इनफैंट इधर सुनो, इनफैंट में कंप्रेशन और ब्रीदिंग रेशियो इसमें भी 30:2। कब? जब सिंगल रेस्क्यूअर होगा, समझ रहे हो। लेकिन जब डबल रेस्क्यूअर होगा तो कितना अनुपात दो? 15:2। 15 बार कंप्रेशन और 2 बार कंप्रेशन और 2 बार मुंह से फूकेंगे। काट रेस्क्यूअर जब होगा डबल रेस्क्यूअर कंडीशन में। इसको उतारो, लास्ट देखो, इधर सुनो, कैटो हाथ का यूज करेंगे कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन के लिए क्या हम यूज करेंगे? अगर एडल्ट रहेगा तो हम हाथ यूज करेंगे, 2 हैंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 2 हैंड। 2 हैंड यूज करेंगे, बोथ हैंड यूज करेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि एडल्ट का रिब्स थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन चिल्ड्रन रहेगा तो इसमें हम सिंगल हैंड यूज करेंगे। चिल्ड्रन में क्या यूज करेंगे? सिंगल हैंड यूज करेंगे। लेकिन अगर इन्फेंट हुआ तो हैंड यूज करेंगे तो उसका रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगा। थंब, 2 थंब यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? अगर इन्फेंट रहेगा तो क्या यूज करेंगे? 2 थंब यूज करेंगे, समझ रहे हो ना। तो कंप्रेशन के लिए एडल्ट में हम 2 हाथ का इस्तेमाल करेंगे, चिल्ड्रन के लिए सिंगल हाथ का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इन्फेंट के लिए 2 थंब का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हो ना। अब फिर एक बात और सुनो, बाद में लिखना, सुनो।